कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शानदार मतलब पूरी तरह से काम करने वाला सॉफ्टवेयर बनाने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, आपने बस एक आइडिया सोचा, एआई को निर्देश दिया और पलक झपकते ही आपके सामने एक बेहतरीन ऐप तैयार है। बिल्कुल। कोई बग नहीं, कोई सर्वर क्रैश नहीं। राइट। लेकिन फिर आपको एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया की 8 अरब की आबादी में से एक भी इंसान आपके उस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो डरावना है ना? और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र यही विरोधाभास है। तो 13 मई 2026 को पाई नेटवर्क ने एक बहुत ही रोचक घोषणा की है। वाइब कोडिंग मीट्स पाई ऐप स्टूडियो। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एआई ने ऐप बनाना तो इतना आसान कर दिया है, लेकिन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जो असली चुनौती है ना, उसे पाई नेटवर्क किस तरह से सुलझा रहा है। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये पूरी तकनीकी टाइमलाइन यहाँ तक पहुंची कैसे। देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये आज के सॉफ्टवेयर की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। जब हम वाइब कोडिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ कोई नया बज़वर्ड नहीं है। सही बात है। ये असल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इतिहास का एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले तक अगर किसी को एक बहुत ही बुनियादी ऐप भी बनाना होता था ना, तो पसीने छूट जाते थे। बिल्कुल। उसे रिपोजिटरी सेटअप करने, डिपेंडेंसी सुलझाने और सिंटैक्स की बारीकियां समझने में ही हफ्तों लग जाते थे। हाँ, और अब क्लाउड कोड, कर्सर, लवेबल और रेपलेट जैसे टूल्स ने उस पूरी प्रक्रिया को ही पलट कर रख दिया है। मतलब कोई भी कोडिंग कर सकता है। एग्जैक्टली। इन एआई टूल्स के पास अब पूरे कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट होता है। एक क्रिएटर बस अपनी आम भाषा में अपनी वाइब या विजन समझाता है कि भाई मुझे एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जहां यूजर डेटा डाले और बैकएंड उसे प्रोसेस करे, और एआई तुरंत उसका आर्किटेक्चर खड़ा कर देता है। हाँ, पलक झपकते ही। तकनीकी रूप से देखें तो इन टूल्स ने वो काम किया है जो कभी असेंबली लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में शिफ्ट होने पर हुआ था। बिल्कुल सही तुलना है। लेकिन अब तो हम कोड भी नहीं लिख रहे हैं, हम बस सिस्टम को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर मेरी एक उलझन शुरू होती है। वो क्या? अगर कोई भी मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी लॉजिकल दिमाग है, वो कर्सर या क्लॉड का उपयोग करके एक बेहतरीन ऐप बना सकता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पर हर दिन लाखों नए ऐप्स आ रहे होंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने बिना किसी एसईओ और बिना मार्केटिंग बजट के इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में एक बेहतरीन सास प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया हो। मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत दुकान खोल लेना। हाँ, बिल्कुल वही। दुकान तो बन गई, लेकिन वहां ग्राहक कहां से आएंगे? ऐप बनाना सस्ता हो गया है, लेकिन इंसानी ध्यान तो सीमित हो ना। सटीक बात है। और मैं तो कहूंगी कि ध्यान अब दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी बन गई है। पहले सॉफ्टवेयर बनाने की लागत ही लोगों को इस मैदान से बाहर रखती थी। सही बात है, एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा था। हाँ, और अब वो लागत 0 के करीब पहुंच गई है, जिसके कारण बाजार में ऐप्स की बाढ़ आ गई है। और ऐप स्टोर्स तो वैसे भी उन ऐप्स को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास भारी मार्केटिंग बजट होता है। एग्जैक्टली। ऐसे में एक वाइब कोडर जिसने एआई की मदद से एक बहुत ही उपयोगी टूल बनाया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अभाव में दम तोड़ देता है। इसलिए पाई नेटवर्क की जो ये ताज़ा घोषणा है, वो ऐप बनाने के बारे में कम और इस डिस्ट्रीब्यूशन वाली समस्या को सुलझाने के बारे में ज्यादा है। और यहीं से पाई नेटवर्क का वो पहलू सामने आता है जो इसे बाकी सारे इकोसिस्टम से अलग करता है। 60 मिलियन से अधिक एंगेज्ड पायनियर्स। ये नंबर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। जब हम कहते हैं कि पाई के पास 60 मिलियन यूजर्स का बेस है, तो ये सिर्फ कोई खोखला आंकड़ा नहीं है। ये ऐसे यूजर्स हैं जो पहले से ही एक इकोसिस्टम के भीतर बहुत सक्रिय हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां मुझे थोड़ा स्केप्टिकल होने की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, तकनीक के दुनिया में हमने कई ऐसे वॉल्ड गार्डन्स देखे हैं। हाँ, जहां अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। राइट। किसी भी बाहरी ऐप को एक नए बंद इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एपीआई के बेमेल होने की समस्या, लेगेसी कोड को फिर से लिखना और अनगिनत ऑथेंटिकेशन की बाधाएं। अक्सर इसमें हफ्तों लग जाते हैं। तो क्या पाई नेटवर्क सच में इस एकीकरण को सहज बना रहा है, या मतलब ये सिर्फ डेवलपर्स को लुभाने की कोई पीआर बात है? आपका वो संदेह बहुत ही तार्किक है। ऐतिहासिक रूप से प्लेटफॉर्म्स ने बाहरी डेवलपर्स के लिए दीवारें ही खड़ी की हैं, लेकिन पाई ऐप स्टूडियो का जो आर्किटेक्चरल अप्रोच है, वो यहाँ बिल्कुल अलग है। अच्छा, कैसे? वे जानबूझकर उन वाइब कोडर्स को टारगेट कर रहे हैं जो उनके इकोसिस्टम के बाहर काम कर रहे हैं।
अगर वे इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में पुरानी तकनीकी बाधाएं रखते तो कोई भी वाइब कोडर उनके प्लेटफॉर्म पर आता ही नहीं। ये भी है। इसलिए उन्होंने इस इंटीग्रेशन को कोड स्तर पर हल करने के बजाय प्रॉम्प्ट स्तर पर हल किया है। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। प्रॉम्प्ट स्तर पर इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसमें टेलर्ड कॉपी एंड पेस्ट प्रॉम्प्ट्स का जिक्र है। अब एक डेवलपर के नजरिए से सोचें तो ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक टेक्स्ट ब्लॉक है जिसे हम क्लॉड या कर्सर में डाल देते हैं, और वो टेक्स्ट ब्लॉक ऐसा क्या जादू करता है जो हफ्तों की मैनुअल इंटीग्रेशन को मिनटों में बदल देता है? देखिए, इसे इसके मैकेनिज्म के जरिए समझते हैं। जब एक वाइब कोडर किसी बाहरी एआई टूल का इस्तेमाल करता है तो एआई को ये थोड़ी ना पता होता है कि पाई नेटवर्क का एसडीके कैसे काम करता है। बिल्कुल नहीं। उसे नहीं पता कि पाई के सर्वर किस तरह के जेसन पेलोड की उम्मीद कर रहे हैं या पाई वॉलेट का ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसा है। राइट। पाई ऐप स्टूडियो ने जो ये टेलर्ड प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं वो असल में अत्यधिक डेंस प्री इंजीनियर्ड निर्देश हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर वो साला बॉयलर पॉइंट कोड, एपीआई एंडपॉइंट्स की मैपिंग और स्टेट मैनेजमेंट के नियम एनकोड होते हैं जो पाई इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिएटर को पाई के डॉक्यूमेंटेशन के 50 पन्ने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो बस अपना ऐप बनाता है और फिर पाई का वो जादुई प्रॉम्प्ट एआई को देता है। वो प्रॉम्प्ट एआई से कहता है कि भाई देखो, तुमने जो ऐप बनाया है उसके बैकएंड लॉजिक को अब पाई के एसडीके के चारों ओर लपेट दो। हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए पाई साइन इन का इस्तेमाल करो और पेमेंट्स को पाई के एपीआई एंड पॉइंट्स पर रूट कर दो। और पता है, एआई ये सब कुछ ही सेकंड्स में रिफैक्टर कर देता है। अरे वाह। और मैं बता दूं, ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। कनेक्ट 4 गेम का उदाहरण इस बात का सबसे बड़ा तकनीकी प्रमाण है। अच्छा, वो गेम जिसे बाहरी एआई से बनाया गया था। हाँ, एक पूरी तरह से बाहरी प्लेटफॉर्म पर बने इस मल्टीप्लेयर गेम को पाई इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने में मात्र 2 मिनट लगे। 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट? ये तो अविश्वसनीय है। अगर हम इन 120 सेकंड्स को डिकोड करें ना, तो पहले 20 सेकंड में एआई प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है। अगले 60 सेकंड में वो मौजूदा कोड बेस में पाई एसडीके के लॉजिक को इंजेक्ट करता है। ओके। और बचे हुए 40 सेकंड में वो ये वेरीफाई करता है कि क्या ऑथेंटिकेशन और टोकन हैंडलिंग सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और क्रिएटर को ऐप को खरोच से दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल शून्य जरूरत। 2 मिनट में पूरा बैकएंड और पेमेंट गेटवे रिवायर हो जाना, मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ी छलांग है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तेजी के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी तो आता है। वो कैसे? अगर एआई इतनी आसानी से, मतलब कॉपी पेस्ट करके एप्स को पाई नेटवर्क में धकेल सकता है, तो नेटवर्क स्पैम एप्स या कम गुणवत्ता वाले क्लोन एप्स से कैसे बचेगा? ये सुनिश्चित करना तो बहुत जरूरी है ना कि ये जो 60 मिलियन यूजर्स का नेटवर्क है वो कचरे से ना भर जाए। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर इस पूरी वास्तुकला का सबसे मास्टर स्ट्रोक पहलू सामने आता है, जिसे हम पाई इकोसिस्टम कंप्लायंस कहते हैं। अच्छा। ये जो कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, वे केवल इंटीग्रेशन नहीं करते, वे एक तरह के तकनीकी गेटकीपर का भी काम करते हैं। इन प्रॉम्प्ट्स के डिजाइन में ही पाई नेटवर्क के मेननेट अप्रूवल के नियम रचे बसे हैं। तो हम उन नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मिननेट पेमेंट एक्सेस हम किसी को ऑटोमेटिक तरीके से तो नहीं मिल जाता होगा? बिल्कुल नहीं। ऐप को अपनी असली उपयोगिता साबित करनी होती है। यानी ऐप सिर्फ स्क्रीन पर कुछ बटन नहीं हो सकता जो केवल विज्ञापन दिखाने के लिए बना हो, उसे यूजर के लिए कोई वास्तविक काम करना होगा। एकदम सही। और साथ ही सुरक्षित व्यवहार और स्थिर संचालन भी अनिवार्य है। मतलब ऐप को यूजर डेटा को एन्क्रिप्ट करना होगा और वो बार बार क्रैश नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा जो सबसे अहम नियम है वो है वैध पाई आधारित उपयोग। इसका क्या मतलब हुआ तकनीकी तौर पर? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ऐप का जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, मतलब जो इन ऐप परचेज है या जो माइक्रो ट्रांजैक्शंस है, वो सब नेटिव पाई टोकन के माध्यम से होने चाहिए। एग्जैक्टली। एआई प्रॉम्प्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जब कोड रीफैक्टर हो रहा हो तो वो इन नियमों का उल्लंघन न करे। ओह, समझ गया। अगर एआई कोई ऐसा लूप बनाता है जो पाई नेटवर्क के सर्वर पर फालतू का लोड डालता है, तो प्रॉम्प्ट के भीतर मौजूद निर्देश उसे वैसा करने से रोक देते हैं। इससे ये होता है कि जब वो ऐप रिव्यू के लिए जाता है तो उसके मेननेट अप्रूवल की संभावना बहुत अधिक होती है।
क्योंकि कोड बुनियादी तौर पर कंप्लायंट होता है। बिल्कुल, रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। लेकिन चलिए अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ बताइए। ऐप जुड़ गया, प्रॉम्प्ट की मदद से पाई एसडीके इंटीग्रेट हो गया, कंप्लायंस भी पूरा हो गया और 60 मिलियन यूजर्स का बाजार भी सामने आ गया। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेक फाउंडर जानता है कि फ्रंट एंड ऐप और यूजर बेस के बीच एक बहुत ही जटिल बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। अगर मैं पारंपरिक दुनिया में एक ऐप लॉन्च कर रहा हूं तो मुझे ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथज़ीरो या फायरबेस सेट करना होगा, पेमेंट्स के लिए स्ट्राइप इंटीग्रेट करना होगा, डेटाबेस सुरक्षित करना होगा और सर्वर कॉस्ट मैनेज करनी होगी, जो कि बहुत बड़ा सिरदर्द है। वही तो क्या पाई नेटवर्क केवल यूजर्स दे रहा है या वो इस बैकएंड के सिरदर्द को भी खत्म कर रहा है? ये तो ऐसा है जैसे आपको बनी बनाई दुकान के साथ साथ मुनीम, सिक्योरिटी गार्ड और पेमेंट मशीन सब कुछ एक साथ मिल गया हो। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी है। ये शायद इस पूरी घोषणा का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अच्छा, पाई नेटवर्क केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं देता, ये एक पूरा प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। जब वो AI प्रॉम्प्ट आपके कोड को रीवायर करता है तो वो केवल यूजर्स तक पहुंच नहीं खोलता, वो पूरी बैकएंड मशीनरी को चालू कर देता है। इसमें पाई साइन इन शामिल है, जिसका मतलब है कि आपको पासवर्ड मैनेजमेंट या डेटा ब्रीच की चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल। और इसमें पाई वॉलेट्स का इंटीग्रेशन शामिल है जो बिना किसी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे की भारी फीस के तुरंत लेन देन की सुविधा देता है। और मुझे लगता है कि इसमें पहचान सत्यापन यानी KYC भी शामिल है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के समय में इंटरनेट पर बॉट्स की समस्या कितनी गंभीर है ये हम सब जानते हैं। आप कोई गेम बनाते हैं और कुछ ही घंटों में बॉट्स उसे बर्बाद कर देते हैं और विज्ञापन नेटवर्क बॉट ट्रैफिक के कारण अमान्य हो जाते हैं। राइट। पाई नेटवर्क का KYC इकोसिस्टम एक वाइब कोडर को ये पक्की गारंटी देता है कि जो भी व्यक्ति उनके ऐप से जुड़ रहा है वो एक सत्यापित इंसान है। और ये विज्ञापनदाताओं के लिए जो पाई एड नेटवर्क का हिस्सा हैं, एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला ट्रैफिक है। एकदम सही। और KYC और इन इंसानी यूजर्स के संयोजन से ही पाई का डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शब्द सुनने में काफी भविष्यवादी लगता है ना? इसका मतलब है कि नेटवर्क में मौजूद ये 60 मिलियन सत्यापित इंसान केवल कंज्यूमर नहीं है, वे नेटवर्क के कामकाज का एक डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सा है। जब एक वाइब कोडर पाई इकोसिस्टम में प्रवेश करता है तो उसे ये पूरा ढांचा विरासत में मिल जाता है। उसे मुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन के लिए खरोच से कोई नया रास्ता नहीं खोजना पड़ता। वो सिर्फ पाई एड नेटवर्क को चालू करता है और रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें तो ये Amazon वेब सर्विसेज, स्ट्राइप और फेसबुक एड्स के एक अत्यधिक लक्षित यूजर बेस को एक ही सिंगल SDK कॉल में बंडल करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। एक वाइब कोडर जो शायद अपने बेडरूम में बैठकर कर्सर या क्लाउड का उपयोग कर रहा है, उसे इन भारी भरकम एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स को खुद बनाने या कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे बस अपने मुख्य आइडिया, अपने यूजर इंटरफेस और अपनी ऐप की लॉजिक्स पर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी सारा भारी बोझ डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ऑथेंटिकेशन और पेमेंट्स तक पाई नेटवर्क उठा रहा है। और यही बात AI के इस युग में व्यक्तिगत आर्थिक भागीदारी को एक नया अर्थ देती है। कैसे? देखिए, हम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूंजी या बड़ी तकनीकी टीमों की आवश्यकता नहीं रह गई है। यदि आपके पास एक ऐसी समस्या है जिसे सॉफ्टवेयर द्वारा हल किया जा सकता है तो आप बस AI के साथ बातचीत करके उसे हल कर सकते हैं। और यदि आपको उस समाधान को एक व्यवसाय में बदलना है तो पाई नेटवर्क जैसे इकोसिस्टम आपको वो पूरा बाजार और ढांचा प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ये उद्यमशीलता का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का पूर्ण लोकतंत्रीकरण है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक आइडिया को ऐप में बदलकर एक पूरा ऑनलाइन बिजनेस चला सकता है। ये सच में एक ऐसी शिफ्ट है जो सॉफ्टवेयर उद्योग की बुनियादी संरचना को हिला रही है। जिन छोटे आइडियाज को पहले VC फंडिंग नहीं मिलती थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अभाव में दम तोड़ देते थे, उनके लिए अब एक सीधा रास्ता खुल गया है। एकदम सही बात है। जो भी डेवलपर्स या क्रिएटर्स इस नई लहर का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे पाई ऐप स्टूडियो को पाई ब्राउजर या पाई नोट डेस्कटॉप ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से लाइव है।
और इस इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है। पायनियर्स को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टूल्स और इस जानकारी को इंटरनेट की व्यापक वाइब कोडर कम्युनिटीज तक पहुंचाएं। और इसी तरह के नेटवर्क प्रभाव में ही इस पूरे सिस्टम की असली ताकत छिपी है। बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया की क्रिएटिव आइडियाज और पाई नेटवर्क के सुरक्षित KYC सत्यापित यूजर्स एक साथ आते हैं, तो ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि Web3 और AI के संगम से कैसे-कैसे नए यूज केसेस उभर कर सामने आते हैं, जिनकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। यही वो बिंदु है जहां हमें अपनी आज की इस चर्चा के बाद रुककर सोचना चाहिए। हमने देखा कि कैसे 2 मिनट में एक ऐप बन सकता है, कैसे प्रॉम्प्ट्स के जरिए वो करोड़ों यूजर्स तक पहुंच सकता है, और कैसे पेमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप हैंडल हो जाते हैं। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए कोड का हर एक सिंटैक्स लिख रही है और विकेंद्रीकृत नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सुरक्षा और मुद्रीकरण का पूरा ढांचा संभाल रहे हैं, तो भविष्य में सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक टेक फाउंडर होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जब तकनीक हर किसी के लिए इतनी सुलभ हो जाएगी, तो क्या आने वाले समय में हमारी कल्पना, हमारी क्रिएटिविटी और समस्याओं को पहचानने की हमारी क्षमता ही एकमात्र वास्तविक मुद्रा बन जाएगी? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हम सभी के लिए गहराई से सोचने का विषय है। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे।